हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में एक्सरसाइज फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ सब्जेक्टिव्स का भी नॉलेज लेंगे और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए अत्यधिक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप इस क्वेश्चंस को, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन के आंसर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपसे विनती प्रार्थना है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर ध्यान पूर्वक सुनिए और इस सारे क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट्स बनाकर अच्छा से लिखिए, ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है उस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक पास रहेगा तो आपको याद करने में अत्यधिक आवश्यकता अत्यधिक आपको जरूरत उसमें मिल सकता है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला क्या है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस, कौन सा कांग्रेस? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। यानी कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शंस में है बाबू, चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। हैब्सबर्ग, ऑलिया वंश, बुर्बो वंश, जार शाही। हैब्सबर्ग है, मतलब ये किसके द्वारा किया गया था? कहां? फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो आपके दिमाग में जो आंसर है, चलिए पहला ही क्वेश्चन के आंसर को आप अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर इसका आंसर यह होगा। चलिए बाबू, अगर आपको मालूम है, आपको याद है इसका आंसर, तो आप लोग पहला ही क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर जी इसका आंसर ये हो गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसका आंसर जो होगा बाबू ब्रोबो वंश होगा। कौन सा वंश? ब्रोबो वंश होगा। तो क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जो वंश की स्थापना की गई थी वो ब्रोबो वंश की स्थापना की गई थी। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट बात और जानिए। क्वेश्चन आता है इसमें से कि वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस बाबू कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? आपको याद करना होगा 1814 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। बताइए वियना कांग्रेस बाबू कब हुआ? 1814 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है। 1814 नहीं, शायद 1815 हुआ था बाबू। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था। क्वेश्चन आता है कि वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जान लीजिए मेटरनिख। कौन बाबू? मेटरनिख कहिए या मेटरनिख कहिए, बात एक ही है। मेटरनिख भी कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर मेटरनिख है। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंस इसमें से क्वेश्चन को हम लिखवा देते हैं, उसको लिखिएगा, ठीक है। ये तो जान गए कि वियना कांग्रेस अध्यक्ष के वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो मेटरनिख थे। इसमें एक क्वेश्चन से आता है कि वियना कांग्रेस के आने पर, वियना कांग्रेस के स्थापना होने पर किस युग का अंत हो गया? तो आपको जानना पड़ेगा नेपोलियन युग का अंत हो गया। किस युग का अंत हो गया? नेपोलियन युग का अंत हो गया, ठीक है। तो वियना कांग्रेस के स्थापना के समय किस युग का अंत हो गया? तो नेपोलियन युग का अंत हो गया। और क्वेश्चन आता है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद किस युग का शुरुआत हुआ, किस युग का प्रारंभ हुआ? तो उसका आंसर आता है मेटरनिख युग का प्रारंभ हुआ। कौन सा युग का प्रारंभ हुआ? मेटरनिख युग का प्रारंभ हुआ। फिर क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन युग का अंत कब हुआ? नेपोलियन युग का अंत कब हुआ? तो 1814 ईस्वी में नेपोलियन युग का अंत हुआ। कब हुआ बाबू? 1814 ईस्वी में नेपोलियन युग का अंत हुआ। फिर क्वेश्चन आता है कि मेटरनिख युग का आरंभ कब हुआ?
मेटरनिख युग का आरंभ कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में मेटरनिख युग का आरंभ हुआ। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे बातों को आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको लिखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा इसमें जानिएगा। तो मेटरनिख युग का आरंभ यानी कि शुरुआत कब हुआ बाबू? 1815 ईस्वी में हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस और आप लिख लीजिए, मेटरनिख युग का अंत कब हुआ? अब बात है कि मेटरनिख युग का भी अंत जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। कब हुआ बाबू? तो लिखिए जल्दी, 1848 ईस्वी में। कब बाबू? 1848 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चंस लिख लीजिए कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? बताइए, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बताइए, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन बाधा हुआ ना, यानी कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में कौन बाधा हो रहा था? तो ऑस्ट्रिया बाधा हो रहा था। कौन बाबू बाधा हो रहा था? ऑस्ट्रिया बाधा हो रहा था। फिर क्वेश्चन आता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? ठीक है, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। फिर क्वेश्चन आता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो वो भी होगा इसका आंसर 1871 ईस्वी में। तो ये सारे बातों को आपको क्या करना है? लिख लेना है। इस सारे बातों को क्या कर लेना है बाबू? लिख लेना है। ठीक है ना, तो आप लोग ये सब बात जान गए, लिख लिए तो बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो बाबू बताइएगा, मेजनी किए, बिस्मार्क किए, काबूर किए, गैरिबाल्डी किए। यंग इटली और यंग यूरोप का जो स्थापना हुआ था वो किसने किया था? तो देख लीजिए, यंग इटली और यंग यूरोप का जो स्थापना किया था वो मेजनी ने किया था। कौन किया था बाबू? मेजनी ने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। क्वेश्चन आता है कि यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने कब किया था? कब किया था? तो 1834 में किया था। ठीक है, कब किया था बाबू? 1834 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बताइए, मेजनी का संबंध है, काबूर का संबंध है, गैरिबाल्डी का संबंध है, बिस्मार्क का संबंध है, किसका संबंध है और किसका संबंध नहीं है? देख लीजिए, इटली के एकीकरण में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? तो देख लीजिए, मेजनी का संबंध था, काबूर का था, गैरिबाल्डी का था। मेजनी ज्यादा था, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम गैरिबाल्डी था और सबसे कम काबूर था। लेकिन बिस्मार्क का संबंध बाबू नहीं था। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध थोड़ा भी नहीं था। ठीक है ना, तो आपको याद करना होगा कि इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था। तो बिस्मार्क का संबंध किस देश के एकीकरण से था? बताइए, क्वेश्चन आता है कि बिस्मार्क जो है किस देश के एकीकरण में संबंध रखता था? तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का पूरा संबंध था। यानी कि क्वेश्चन आता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो आपका आंसर होना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण में आपका आंसर होना चाहिए बिस्मार्क का। ठीक है ना, चलिए, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क किया था। जर्मनी का एकीकरण बाबू किसने किया था? बिस्मार्क किया था। और इटली का एकीकरण किसने किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी का भी सहयोग था, काबूर और गैरिबाल्डी का। सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? तो मेजनी का था। सबसे ज्यादा सहयोग किसका था बाबू? तो मेजनी का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काबूर कौन था? काबूर कौन था? जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, जर्मनी का मंत्री था। तो काबूर आपको बताते चलते हैं कि काबूर जो था वो इटली का प्रधानमंत्री था। काबूर बाबू कहाँ का था? तो इटली का प्रधानमंत्री काबूर था। काबूर कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री बाबू काबूर था। बात तो समझ में आपको आ गया।
कोई तो दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप सारे ये चारों क्वेश्चन को जिस तरीके से बताएं, जितना चीज बताएं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कॉपी पर लिखते जाइए, और जो एक्स्ट्रा बताते हैं उसको तो लिखना अत्यधिक जरूरी होता है। चलिए आगे देख लीजिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो देख लीजिए, लाल सेना से था, कार्बोनरी से था, फिलिक हेटारिया से था, या डॉयट से था? मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? तो आपको बता दें, मेजनी का जो संबंध था कार्बोनरी से था। किससे था बाबू? कार्बोनरी से था, लाल सेना से नहीं था। लाल क्वेश्चन आता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? क्वेश्चन आता है बाबू, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो आपको आंसर मालूम है बाबू कि लाल सेना का गठन किसने किया था? ये लाल सेना का गठन किसने किया था? तो हम आपको बताते चले, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल सेना का जो गठन किया था वो ट्रॉटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन बाबू किसने किया था? ट्रोटस्की ने किया था। कौन किया था? ट्रोटस्की ने किया था। एक लाल सेना आता है और एक लाल कुर्ती आता है, याद कीजिएगा, कंफ्यूज ना रहिएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोटस्की ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो जल्दी देख लीजिए बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाल सेना कहेगा तो ट्रोटस्की आ जाएगा, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था कहेगा तो बताइए, ट्रोटस्की तो अब नहीं होगा, इसलिए कि ट्रोटस्की जो है लाल सेना का गठन किया था। मेजनी है, बिस्मार्क है, गेरिबाल्डी है। तो अब लाल कुर्ती का जो गठन किया था किसने किया था बाबू? तो गेरिबाल्डी किया था। गेरिबाल्डी से एक प्रश्न और आता है बाबू कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है ना, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो आपको बताते चले, गेरिबाल्डी जो बाबू पेशा से क्या था बता दीजिए, अगर आपको याद है तो बता दीजिए, गेरिबाल्डी पेशा से क्या था? बताइए, आप कमेंट कीजिए, सर जी कमेंट कीजिए कि सर जी छठवां का जो आंसर होगा गेरिबाल्डी पेशे से ये था। अगर आपको याद है तो कर दीजिए कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। देखिए, गेरिबाल्डी जो पेशे से नाविक था, क्या था बाबू? गेरिबाल्डी जो पेशा से नाविक था, पेशा का मतलब उसका जो काम था नाव चलाना था, ठीक है ना। तो गेरिबाल्डी पेशे से क्या था बाबू? नाविक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? नेपोलियन को, मेजनी को, काबुल को, गेरिबाल्डी को? तो इटली का एकीकरण का जो मसीहा है वो मेजनी है। इटली के एकीकरण का मसीहा बाबू कौन है? मेजनी है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि यंग इटली, ठीक है, और यंग यूरोप के स्थापना भी किसने किया था? मेजनी ने ही किया था, ठीक है ना। कोई तो दिक्कत नहीं है बाबू, समझ में सारा बात आ रहा है, नोट्स बनाकर लिखिए, 100% बात समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको आंसर में है 1810 में, 1815 में, 1800, यहाँ पर 130 लिखा हुआ है, आप 1800 इसको 30 कर दीजिए, ठीक है। 1830 में या 1848 ईस्वी में कब हुआ था? कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? तो बाबू बताते चलते हैं, कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। कार्बोनरी क्या था? तो एक गुप्तचर संस्था था, गुप्तचर दल था कार्बोनरी, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था कि जब फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? बताइए, नेपोलियन कहा था, हिटलर कहा था, मेटरनिख कहा था कि गेरिबाल्डी कहा था? ये बात किसने कहा था? ये कथन किसका है कि जब फ्रांस को छींक आती है
तो यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नेपोलियन होना चाहिए, हिटलर, मेटरनिक या गैरिबाल्डी होना चाहिए। तो जान लीजिए इसका आंसर जो होगा मेटरनिक होगा। क्या होगा बाबू? मेटरनिक। मेटरनिक ने ही कहा था कि जब फ्रांस जो है छिपता है तो पूरे यूरोप का सर्दी और जुकाम हो जाता है, जबकि यूरोप के अंदर ही फ्रांस आता है। यूरोप के अंदर ही क्या आता है बाबू? फ्रांस आता है। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते चले। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से माना जाता है, धर्म सुधार आंदोलन से माना जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति से माना जाता है कि फ्रांस की क्रांति से माना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा पुनर्जागरण से होगा। पुनर्जागरण से होगा। पुनर्जागरण से ही माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ, क्योंकि सभी देश के रहने वाले लोग जो हैं अपने देश से क्या करने लगे? प्रेम करने लगे, मोहब्बत करने लगे, अपने देश को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। तो वो जो काम था पुनर्जागरण का समय था। ठीक है ना बाबू। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का स्थापना मेजनी कब किया? यंग यूरोप, ठीक है ना, मेजनी ने यंग यूरोप की भी स्थापना किया था और साथ ही साथ यंग इटली का भी स्थापना किया था। तो यंग यूरोप का स्थापना कब किया था? कौन? तो मेजनी ने यंग यूरोप का स्थापना कब किया था? तो 1834 ईस्वी में किया था। और फिर क्वेश्चन आता है यंग इटली की स्थापना कब किया था? बताइए, अगर आपको याद है, आपको मालूम है तो बताइए यंग इटली की स्थापना मेजनी कब किया था? बताइए, अगर आपको याद है तो ये बताइए कि यंग इटली की स्थापना मेजनी ने कब किया था? ये तो बात आपको मालूम हो गया कि यंग इटली और यंग यूरोप, यहाँ से देख लिया जाए, यहाँ पर बोले हैं यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी किया था। तो यहाँ तो आप जान गए कि यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने कब किया था? तो 1834 ईस्वी में किया था। कब किया था बाबू? 1834 ईस्वी में किया था यंग यूरोप की स्थापना। लेकिन साथ ही साथ जान जाइए मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया था? यंग इटली की स्थापना कब किया था? यंग इटली की स्थापना कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। यंग इटली की स्थापना बाबू कब किया था? मेजनी 1831 ईस्वी में किया था। ये देख लीजिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताइए, इटली और जर्मनी इस वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या एशिया? एशिया तो नहीं होगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी नहीं होगा, यूरोप होगा। बाबू बताइए क्या होगा? यूरोप। यूरोप जो है, यूरोप के अंतर्गत इटली और जर्मनी जो है आते हैं अभी इस समय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आता रहता है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? फ्रांस का जो क्रांति हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या है? फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? मालूम है आपको? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए कि फ्रांस की क्रांति बाबू कब हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति जो है कब हुआ था। तो आपको बताते चले कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। बताइए फ्रांस की क्रांति बाबू कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति का प्रमुख जो कारण है वो बताइए क्या है? तो ऑप्शंस में है प्रजातंत्र शासन है, निरंकुश शासन है, गिरफ्तारी पत्र है या मनसबदारी प्रथा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण है वो क्या है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख जो कारण है निरंकुश
शासन है। तो आप लोग जानेंगे कि फ्रांस के क्रांति के जो प्रमुख कारण है वो क्या है, निरंकुश शासन है। कब फ्रांस की क्रांति हुआ था बाबू, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। और यंग इटली के बारे में बताया है, क्या बता दिए हैं, 1831। इसको आपको याद कर लेना है, यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, आते रहता है। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। हिस्ट्री में बाबू ईस्वी सन तो पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको ईस्वी सन याद करना पड़ेगा। और थोड़ा सा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल फंडा बता दे रहे हैं आपको। आप अपने कॉपी में नोट्स में साल ईस्वी सन हमेशा लिखा कीजिए और 2 दिन 3 दिन पर एक बार उसको रिवीजन साल सन ईस्वी को कर लिया कीजिए, आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। क्योंकि इतिहास का जब पेपर देने जाएंगे तो 2 से 3 नंबर का जो है आपका साल ईस्वी सन से क्वेश्चन जरूर आता रहता है। इतिहास में आपको कम से कम 4 से 5 गो क्वेश्चन साल ईस्वी सन का जरूर देगा, जो अगर आप रिवीजन नहीं करते रहिएगा, प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा, तो फिर वो आपको 5 नंबर बेकार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आप सारे चीज को दिमाग में जब एक बार डाल लीजिए तो डाल के लॉक भी कर देना है, नहीं तो निकल के फेंका जाएगा। यंग इटली के जानेंगे 1831, ठीक है ना। यंग यूरोप को जानेंगे 1834, फ्रांस की क्रांति को जानेंगे 1789 और बहुत सारा चीज बताया है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ, 1810। और भी चीज हमने जो बताया है वो तरह तरह की चीज को हमने बताया है, तो वो सारे चीज को आपको साल ईस्वी सन जरूर लिख लेना है, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे देख लिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। अब ये भी देख लीजिए, ये भी साल ईस्वी सन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो बताते चलते हैं, बताइए पहले आप बताइए, 1789 में, 1791 में, 1801 में कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू हुआ था। तो नेपोलियन संहिता है जो बाबू 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था, मेटरनिख कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था या प्रसा का चांसलर था। हम पहला ही वीडियो में इसका आंसर बता दिए हैं, पहला ही वीडियो में हम आंसर बताए हैं इसका। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर जी 15 क्वेश्चन नंबर का आंसर यह होगा। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर जी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यह होगा। तो देख लीजिए मेटरनिख कौन था, तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना। तो आपको ये हम आज से 15 क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से अच्छा से सारा इसका कंसेप्ट बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को आंसर को दिमाग में डाल लिए होंगे। अगर आप इसको नहीं डाले हैं तो दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आप अपने नोट्स में जरूर इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।